नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का बैंक अधिकारी चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले अपनी नेक्स्ट क्लास नंबर होगी हमारी 14। और आज का जो हमने टॉपिक लिया दोस्तों वो आपका टॉपिक है वाक्य योजक, यानी कि आपका सेंटेंस कनेक्टर आप इसे बोल सकते हैं। और आज हम इसका करने वाले हैं गाइस सेट नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ एक बार दिशा निर्देश पढ़ लेते हैं। यहाँ निर्देश में दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन और 5 कनेक्टर दिए गए हैं। दिए गए कनेक्टरों में से केवल एक का उपयोग दिए हुए 2 कथनों को अर्थ बदले बिना एक वाक्य में संयोजित करने के लिए किया जा सकता है। कि भाई आपको 2 कथन दिए गए हैं और आपको 5 कनेक्टर दिए गए हैं, और आपको बिना इन कथनों का, बिना इन वाक्यों का अर्थ बदले आपको इनको एक ही वाक्य बनाना है। और इनमें से कोई भी एक आपका कनेक्टर यूज होगा कि जिस एक कनेक्टर की वजह से दोनों वाक्य एक वाक्य में संयोजित कर दिए जाएंगे। उस कनेक्टर को अपने उत्तर के रूप में चुनें। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपको जब आपका एक वाक्य जब इनका बनेगा तो ये सेकंड वाला वाक्य पहले भी आ सकता है, फर्स्ट वाला बाद में, और फर्स्ट के बाद सेकंड वाला भी आ सकता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं। हर एक वाक्य को आप ध्यान से पढ़िए और अपना टाइम लीजिए, कोशिश कीजिए। मैं तो यही कहूँगा कि हर एक वाक्य की हर एक छोटी से छोटी चीज़ को आपको ध्यान से पढ़ना है और कोशिश करनी है। ठीक है गाइस, तो अपना टाइम लीजिए, कोशिश कीजिए। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं पहले वाला वाक्य दिया क्या है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है कि गर्मी के जोखिम के कारण काम की दर में कमी से जुड़े श्रम उत्पादकता नुकसान प्रतिवर्ष 280 से 311 बिलियन डॉलर तक हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो आपका ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका ये अनुमान है कि गर्मी के जोखिम के कारण काम की दर में कमी से जुड़े। भैया अगर काम गर्मी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि जो आपका जो मजदूर तबके के जो लोग हैं, जो खुले में काम करने वाले आदमी हैं, तो इतनी गर्मी में उनसे काम नहीं हो पाएगा। या फिर भाई बहुत ज़्यादा गर्मी जब होगी तो बीमार भी हो सकते हैं वो लोग। तो उससे जो काम जिस समय होना चाहिए वो काम उस समय हो नहीं पाएगा, काम होने में देरी हो सकती है। तो आगे यही जिक्र कर रहा है कि काम की दर में कमी से जुड़े श्रम उत्पादकता नुकसान प्रतिवर्ष 280 से 311 बिलियन डॉलर तक हो सकते हैं अगर इंसान धूप में काम कर रहा है। तो भाई ज़रूरी नहीं है ना कि भाई वो धूप में काम ना, वो ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत अत्यधिक धूप में काम करने के कारण वो इंसान बीमार हो जाए और कुछ लोगों की मौत भी हो जाए। ठीक है ना, तो बिलियन डॉलर तक हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं कि दक्षिण एशिया के देशों सहित निम्न और मध्यम आय वाले देशों में कृषि और निर्माण जैसे, अब इसने यहाँ पे हमें कोई भी काम के बारे में पता नहीं था कि भाई यहाँ किस काम के बारे में जिक्र हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पता लग गया कि भाई कृषि और निर्माण का जो क्षेत्र है उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। जैसे भारी शारीरिक श्रम वाले क्षेत्रों में नुकसान के लिए जिम्मेदार है। अब दोस्तों ये आपका हो गया प्रभाव। पहले इसने बता दिया, ये प्रभाव ही बता रहा है कि इस गर्मी के कारण भाई इतने बिलियन डॉलर के नुकसान हो सकते हैं। अगर उसने प्रभाव पहले बता दिया तो अगर आप रीजनिंग में अगर पढ़ते होंगे तो कारण होता है कि पहले तो कोई कारण होता है और फिर उस कारण के बाद उस चीज़ का किसी चीज़ पर प्रभाव पड़ता है, बुरा या अच्छा। तो यहाँ तो पहले ही प्रभाव है। यहाँ भी कहीं ना कहीं प्रभाव की बात कर रहा है कि दक्षिण एशिया में देशों सहित, दक्षिण एशिया के देशों सहित निम्न और मध्यम आय वाले देशों में कृषि और निर्माण जैसे भारी शारीरिक श्रम वाले क्षेत्रों में नुकसान के लिए जिम्मेदार है।
तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? इसलिए कि देखो, हम अगर पहले वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन रख कर देखते हैं, इसलिए क्या इसलिए आ सकता है कि जोखिम के कारण काम की दर में जुड़ी से श्रम की कमी से जुड़े श्रम उत्पादकता नुकसान प्रतिवर्ष 280 से 311 बिलियन डॉलर हो सकते हैं। इसलिए दक्षिण एशिया के देशों सहित निम्न और मध्यम आय वाले देशों में कृषि और निर्माण जैसे भारी शारीरिक श्रम वाले क्षेत्रों में नुकसान के लिए जिम्मेदार हैं। वहाँ कह रहा है कि बिलियन डॉलर हो सकते हैं या नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। दोस्तों एक चीज़ और देखिए कि ये वाला वाक्य भी आपका सिंपल वाक्य है, ये वाला वाक्य भी सिंपल वाक्य है। इसलिए बताता है आपका कि भाई ये काम आपने यहाँ गलत किया, इसीलिए आपका ये नुकसान हो गया, कि भाई आपने यहाँ गलती की थी और उस गलती की वजह से ही ये आपको नुकसान देखना पड़ गया। ये कारण, ये प्रभाव, लेकिन यहाँ भी प्रभाव है, यहाँ भी प्रभाव है, तो इसलिए इसके लिए और इसके कारण, इसलिए इसके कारण और इसके लिए तीनों ऑप्शन यहाँ से इलिमिनेट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये जो आपके जो ऑप्शन है, ये पहले कारण के बाद में नुकसान की बात कर रहे होंगे, कारण के बाद में प्रभाव की बात कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ भी प्रभाव है, यहाँ भी प्रभाव पड़ा हुआ, इफेक्ट पड़ा हुआ चीज़ का, तो इसीलिए यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। अब दक्षिण एशिया के देशों का जिक्र कर रहा है। अब थर्ड वाला ऑप्शन रख के देखते हैं कि ज़्यादातर, कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है कि गर्मी के जोखिम के कारण काम की दर में कमी से जुड़े श्रम उत्पादकता नुकसान प्रतिवर्ष 280 बिलियन डॉलर तक हो सकते हैं। ज़्यादातर ऐसे जो लोग हैं वो कहाँ मिलेंगे? ज़्यादातर दक्षिण एशिया के देशों सहित निम्न और मध्यम आय वाले देशों में कृषि और निर्माण जैसे भारी श्रम से वाले क्षेत्रों में नुकसान के लिए जिम्मेदार हैं। या अधिकता नहीं दोस्तों, अगर यहाँ पर अधिकतर अगर होता, या आपका यहाँ से आ का डंडा हटाकर यहाँ अगर अधिकतर लिखा होता तो आ सकता था, नहीं तो ऑप्शन ये भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बचता है एक ही, आपका ज़्यादातर। और दोस्तों अगर हम इसलिए लगाते, इसके लिए और इसके कारण, तीनों का कहीं ना कहीं एक मतलब ही आपका आएगा, और यहाँ ऑप्शन में कहीं भी आपका नन ऑफ दीज या आइदर ए, आइदर बी, आइदर डी, ऐसा ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है। तो हमें ऑप्शन के हिसाब से वही ऑप्शन चूज करना है जो सबसे ज़्यादा फिट हो। तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा फिट एक ही ऑप्शन है आपका ज़्यादातर, कि भाई ऐसे नुकसान तो हो सकते हैं, लेकिन ऐसे नुकसान ज़्यादातर देखने को कहाँ मिलेंगे? दक्षिण एशियाई देशों में। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं कि कामगार जिस अधिकतम तापमान पर काम कर सकते हैं, सरकारों को उन अधिकतम तापमान निर्धारित करने वाले नियमों को अपनाना चाहिए और उच्च तापमान से कामगारों की रक्षा के लिए विशिष्ट उपायों का प्रावधान करना चाहिए। यहाँ पर जो भी राइटर है वो ये कहना चाह रहा है कि भाई सरकार को ये निर्धारित करना चाहिए कि जब टेम्परेचर, जब भाई आपका एक पर्टिकुलर डिग्री का एक जो नियम है वो बना देना चाहिए कि जैसे ही टेम्परेचर इससे ज़्यादा जाएगा तो जो कृषि या निर्माण वर्ग के जो पीछे वाला जो हमने क्वेश्चन देखा है कि जो कामगार हैं, जो खुले में काम करने वाले इंसान हैं, उनके शरीर को नुकसान नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें इतना नुकसान झेलने को देखा जा रहा था। तो उसके लिए एक आपका एक नियम बना देना चाहिए कि भाई जैसे ही आपका जो तापमान है वो 45 डिग्री क्रॉस करेगा तो भाई इससे ऊपर कोई भी वर्कर कार्य नहीं करेगा। अगर कोई वर्कर कार्य करता है तो जो वहाँ का जो मालिक होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो हाँ, यहाँ राइटर ये कहना चाह रहा है कि भाई एक इस तरह का एक नियम बना देना चाहिए ताकि भाई उनकी जान बचाई जा सके, जो आपके कारीगर हैं, जो आपके कामगार जो लोग हैं, उनकी जान बचाई जा सके, है ना।
तो एक बार दोबारा पढ़ते हैं कि कामगार जिस अधिकतम तापमान पर काम कर सकते हैं, सरकारों को उन अधिकतम तापमान निर्धारित करने वाले नियमों को अपनाना चाहिए कि भाई वो मैक्सिमम है कि वो 45 डिग्री तक काम कर सकते हैं। 45 डिग्री का टेम्परेचर होगा वो तब तक काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही उससे ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो वो काम नहीं करेंगे, वो रेस्ट करेंगे। और उच्च तापमान में कामगारों की रक्षा के लिए विशिष्ट उपायों का प्रावधान करना चाहिए कि भाई अगर इतने तापमान में भी वो काम कर रहे हैं तो उनको उनकी सेफ्टी के लिए ये कुछ रूल्स हैं, उनको ध्यान रखना होगा मालिक द्वारा। ठीक है, अब एक बार सेकंड ऑप्शन देखते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है कि सामाजिक बीमा और सामाजिक सहायता के लिए सामाजिक सहायता के प्रावधान सहित सामाजिक सुरक्षा प्रणालियाँ श्रमिकों और उनके परिवारों को गर्मी के तनाव के परिणामों के अनुकूल होने में मदद कर सकती है। क्या मदद कर सकती है? जो सुरक्षा प्रणालियां जो हैं कि सामाजिक बीमा और उनकी सामाजिक सहायता के प्रावधान सहित सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां श्रमिकों और उनके परिवारों को गर्मी के तनाव के परिणामों के अनुकूल होने में मदद कर सकती हैं। अब दोस्तों एक चीज़ देखिए, यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन कौन सा? यहाँ पर पहले वाला पहले आएगा, सेकंड वाला बाद में ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ प्रावधान की बात कर रहा है कि भाई ऐसे नियम निर्धारित कर देने चाहिए जिससे उसका बीमा भी हो, उसे आर्थिक सहायता भी मिले, सुरक्षा प्रणालियाँ भी मिले, जिससे उनके परिवार मतलब उनके परिणामों के अनुकूल होने में मदद कर सकती है। तो यहाँ पर नियम निर्धारण की बात कर रहा था, ऐसे कुछ प्रावधानों की बात कर रहा था, और यहाँ पर उस प्रावधान के बारे में बताया कि अगर जब प्रावधान हो तो उनमें ऐसे ऐसे डिटेल कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले नियम जो नीति निर्धारण है उसके बारे में बात होगी, और फिर जब नीति निर्धारण के डिटेल जो होगा वो आपका यहाँ दिया मिलेगा। तो इसीलिए जो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है, जो फर्स्ट वाक्य है वो आपका पहले आएगा, दूसरे वाला वाक्य आपका बाद में आएगा। अब कनेक्टर देखते हैं कि कनेक्टर कौन सा आ सकता है। एक बार लास्ट वाला पढ़ते हैं कि उच्च तापमान से कामगारों की रक्षा के लिए विशिष्ट उपायों का प्रावधान करना चाहिए। हालांकि सामाजिक बीमा और सामाजिक सहायता के प्रावधान सहित सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां, हालांकि आएगा गाइज कि भाई प्रावधान करना चाहिए, हालांकि ये चीजें होनी चाहिए, या उस पर जोर दिया जाना चाहिए कि प्रावधान करना चाहिए, और ये सब चीजें उसके अंदर, और ये सब जो चीजें हैं ये उसकी मदद कर सकती हैं। बेशक तो आएगा नहीं, बेशक कहीं ना कहीं आपका ऐसा होता है कि भाई तुम भले ही कुछ कर लो, नहीं तुम्हारा सिलेक्शन तो होने वाला, मतलब कोई भी इंसान जब जो इंसान तुमसे चिढ़ते हैं वो लोग क्या बोलते हैं कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन तो होने वाला हुआ है नहीं, बेशक तुम कितनी ही मेहनत कर लो। बहुत सारे ऐसे होंगे कि भाई अरे ऐसे ना होगा, ऐसे ना होता, ये ना होता, वो ना होता, ऐसे लोग, तो वहाँ शब्द यूज होता आपका बेशक। और क्या आ सकता है आपका? नॉर्मल वाक्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नीति निर्धारण के बारे में बात है और बाद में उसका रीजन बताया है, उसको डिटेल में समझाया गया है कि उनमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ हेल्प हो सकती है प्रावधान में। तो और भी नहीं आएगा आपका, कानून की वजह से नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि आ सकता है आपका कि यहाँ आप देखिए इसी वजह से क्यों नहीं आएगा कि भाई क्या प्रावधान करना चाहिए, इसी वजह से सामाजिक बीमा और सामाजिक सहायता के प्रावधान करने चाहिए, नहीं ना, इसी वजह से प्रावधान थोड़ी करने चाहिए। हम प्रावधान के बारे में तो पहले ही जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि सामाजिक बीमा और सामाजिक सहायता के प्रावधान सहित सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां श्रमिकों और उनके परिवारों को गर्मी के तनाव के परिणामों के अनुकूल होने में मदद कर सकती है। ये यहाँ पे कारण बता दिया कि क्या हो सकता है, इसीलिए इनका ये नीति जो प्रावधान है उनका निर्माण करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उसने कारण बता दिया, क्योंकि ऐसे ऐसे जो सामाजिक सुरक्षा प्रणालियाँ होंगी वो उनके परिवारों को जो परिणाम जो होने वाले हैं इस गर्मी के, उसके अनुकूल होने में मदद कर सकती है। यहाँ पे रीजन बता दिया कि क्या हो सकता है, क्योंकि, इसीलिए आपका गाइस क्योंकि आएगा, हालांकि भी नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
टाइम लीजिए दोस्तों। आई होप दोस्तों कोशिश की होगी आपने। चलो देखते हैं कि स्वतंत्र भारत में 1951 से 2011 तक प्रत्येक जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं, लेकिन अन्य जातियों पर नहीं। ठीक है, ये बात कर रहा है 1951 से लेकर 2011 के बीच की। उससे पहले 1931 तक हर एक जनगणना में जाति के आंकड़े होते थे, हर जनगणना में जाति के आंकड़े होते थे। 1941 में जाति आधारित डेटा एकत्र किया गया, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया। इस प्रकार ओबीसी की संख्या 1931 के लिए उपलब्ध है, जब उनकी आबादी का हिस्सा लगभग 52% पाया गया था। अब दोस्तों यहाँ से हमें पता चल गया कि पहले वाला वाक्य पहले ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1931 है और यहाँ पर 1941 है। तो जाहिर सी बात है कि भाई 1941 में ऐसा हुआ होगा, फिर देन उसके बाद 1931 में ऐसा हुआ और 1941 में ऐसा हुआ। तो ये तो जरूर है कि आपका फर्स्ट वाला वाक्य पहले, सेकंड वाला ही बाद में आएगा। अब कनेक्टर कौन सा यूज होगा कि हर जनगणना में जाति के आंकड़े थे, जब 1941 में जाति आधारित डेटा एकत्र किया गया लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया। जब या उस समय 1941 में, उस समय समय अनुसार ये सब चीजें तो आएंगी नहीं आपकी। अगर यहां पर ये 1941 नहीं दिया होता तो उस समय आ सकता था कि भाई आंकड़े थे, उस समय जाति आधारित डेटा एकत्र किया गया था। 1931 तक हर जनगणना में जाति के आंकड़े थे, उस समय जाति आधारित डेटा एकत्र किया गया था लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया। ऐसा तो हो सकता था कि जब यहाँ आपका 1941 में ना दिया होता, या समय अनुसार जाति आधारित डेटा एकत्र किया गया, ये भी हो सकता था जब आपका ये नहीं होता। तो जब 1941 में तो नहीं, ऐसी तो सेंस ही नहीं बन रही है। या तभी 1941 में, हालांकि कंपैरिजन दिखा रहा है ये कि भाई अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर डेटा मतलब प्रकाशित किया गया था, लेकिन अन्य जातियों पर नहीं। उससे पहले 1931 तक हर जनगणना के जाति के आंकड़े थे, हर जनगणना में जाति के आंकड़े थे। हालांकि 1941 में भी डेटा एकत्रित किया गया था, लेकिन उसको प्रकाशित नहीं किया गया था। इसीलिए दोस्तों यहाँ जो आपका ऑप्शन आएगा वो हालांकि लिखा है इसलिए, और आंसर भी जो होगा आपका यही आएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं कि यह भारत के लिए आपूर्तिकर्ता के रूप में विश्व खाद्य बाजार का दोहन करने का एक अवसर हो सकता है। दोस्तों दोहन करना सिर्फ आपका नेगेटिव वे में भी नहीं आएगा, ये पॉजिटिव करना भी होता है। कि दोहन करने का मीनिंग ये भी होता है कि एक आपूर्तिकर्ता के रूप में वो अपना रोल प्ले करे, कि विश्व खाद्य बाजार का दोहन करने का एक अवसर हो सकता है। सेकंड वाला अगर हम देखें, यह भारत के लिए, अगर भाई कुछ यह जो शब्द है इससे पहले किसी चीज का जिक्र किया गया होगा कि भाई ऐसा हुआ है और ये जो टाइम है ये भारत के लिए एक आपूर्तिकर्ता के रूप में एक अवसर हो सकता है। तो ये तो हमें पता चल गया कि जो पहले वाला वाक्य है वो बाद में आएगा और सेकंड वाला जो वाक्य है वो पहले आएगा। ठीक है, अब सेकंड वाला ऑप्शन पढ़ते हैं, जो वाक्य पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया कि इटली, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में कृषि मूल्य श्रृंखला और उत्पादन प्रणालियां, जो प्रमुख कृषि वस्तु उत्पादक हैं, बुरी तरह प्रभावित हुई है और इनके ठीक होने में कुछ समय लगने की संभावना है। अगर इनके समय, यहाँ पर जो परिस्थिति है उसको नॉर्मल होने में अगर टाइम लगेगा तो यह इसी कारण या यही वजह थी, क्या आएगा? देखो यही वजह थी, यह भारत के लिए, ये तो आएगा नहीं कि यही कारण यह भारत के लिए नहीं, क्योंकि यह भारत के लिए आपूर्तिकर्ता का एक अवसर हो सकता है, नहीं, जबकि यह भारत के लिए आपूर्तिकर्ता का एक अवसर हो सकता है, यह आपका आ सकता है, इसलिए यह भारत के लिए आपूर्तिकर्ता का अवसर हो सकता है। कुछ समय लगने की संभावना है,
इसलिए यह भारत के लिए, या जबकि यह भारत, नहीं जबकि तो नहीं आएगा, जबकि भी नहीं आएगा इसका। ये आपका ऑप्शन एक बार रख कर देखें कि इटली, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों में कृषि मूल्य श्रृंखला और उत्पादन प्रणालियां जो प्रमुख कृषि वस्तु उत्पादक हैं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं और इनके ठीक होने में कुछ समय लग सकता है। इसलिए यह भारत के लिए एक आपूर्तिकर्ता के रूप में विश्व खाद्य बाजार का दोहन करने का एक अवसर हो सकता है। यहाँ कारण बता दिए, यहाँ परिणाम बता दिए। इसीलिए दोस्तों हमने यहाँ पर इसलिए शब्द यूज किया है कि भाई ये कारण है, कि ये संभावना है, इसलिए इसका परिणाम ये हो सकता है। ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सहकारी समितियों को ई मार्केट प्लेस, अगर आप दोस्तों करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो उसमें गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा कि भाई ये गवर्नमेंट का एक प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी इंसान जुड़ सकता है, अपने वहां प्रोडक्ट बेच सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म पर उत्पाद बेचने की अनुमति देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है कि भाई ई जो गवर्नमेंट का जो ई मार्केट प्लेस है उस पर उत्पाद बेचने की अनुमति संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस पहल से 8.54 लाख से अधिक पंजीकृत सहकारी समितियों और उनके 27 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। कि दोस्तों इन जो ई मार्केट जो प्लेस है उससे जुड़ने के लिए समितियों से जुड़ना पड़ेगा और जिससे लगभग 27 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। ठीक है, सूक्ष्म और मध्यम लघु उद्योग, जिसे हम आपका MSMEs भी बोलते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग के लिए अधिक खरीदार मिलेंगे और यह वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की संभावनाओं को बढ़ावा देगा। यहाँ भी दोस्तों कारण है और यहाँ उसका प्रभाव है, या यहाँ रीजन है और यहाँ उसके जो होने वाले जो और ये जो प्रभाव दोस्तों ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं आपका और ये प्रभाव नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन कारण ये है, प्रभाव ये है, तो इसीलिए 1 पहले आएगा 2 बाद में आएगा। अब योजक कौन सा आ सकता है वो देखिए कि इस पहल से 8.54 लाख से अधिक पंजीकृत सहकारी समितियों और उनके 27 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। इसके साथ सूक्ष्म और मध्यम लघु उद्योगों के लिए अधिक खरीदार मिलेंगे। क्या इसके साथ हो सकता है या इस कारण हो सकता है? इसके साथ से ज़्यादा इस कारण आएगा कि भाई गवर्नमेंट जो ये प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, इसके कारण हमारे जो MSMEs हैं उनको अधिक खरीदार मिलेंगे। क्योंकि भाई जब हम ई गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पे जब हमारी चीज़ें बिकेंगे तो वो इंटरनेशनली भी जाएंगे और इंटरनेशनली चीज़ों को पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट यही चाहती है कि हमारी जो वोकल फॉर लोकल और या फिर भाई आत्मनिर्भर भारत, हम अपने लिए तो बनाए ही बनाए, हम साथ में हम बाहर भी चीज़ों को एक्सपोर्ट भी करें। तो इस कारण हो सकता है, इसके साथ तो नहीं आएगा ज़्यादा। इस कारण की वो लग रही है कि अब सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों के लिए अधिक खरीदार मिलेंगे। इसकी प्रायोरिटी कम लग रही है कि कारण जरूर आ सकता है कि भाई मंजूरी, इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, इसके कारण ऐसे अधिक खरीदार मिलेंगे, या इसके लिए तो नहीं आएगा, अभी भी नहीं आ सकता। तो दोस्तों यहाँ 2 ऑप्शन थे, एक आपका अब था, एक इस कारण था। तो यहाँ ज़्यादा जो मतलब उसको क्या बोलते हैं, जो ठोस जो चीज़ें लग रही वो इस कारण लग रही है। ऑप्शन अगर हम पढ़ के देखें, दोबारा अगर हम पढ़ के देखिए कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सहकारी समितियों को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म पर उत्पाद बेचने की अनुमति देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस पहल से 8.54 लाख से अधिक पंजीकृत सहकारी समितियों तथा उनके 27 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। इस कारण सूक्ष्म और मध्यम लघु उद्योगों के लिए अधिक हमें खरीदार मिलेंगे। यह वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की संभावनाओं को बढ़ावा देगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन आएगा वो इस कारण आएगा, क्योंकि ये कारण है और ये उसका कारण का हमें प्रभाव देखने को मिला है या हमें प्रभाव देखने को मिलेगा। इसीलिए यहाँ जो आपका ऑप्शन आएगा वो आपका ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
पढ़िए दोस्तों एक बार। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं कि मानवीय आवास वाले क्षेत्र जलमग्न होने से बच जाते हैं। इतना ही नहीं, कार्बन अवशोषण व भूजल स्तर में भी वृद्धि जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन कर वेटलैंड्स पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान देते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वेटलैंड के बारे में जिक्र हो रहा होगा, तो पहले वाला जो वाक्य है वो तो आपका पहले आएगा नहीं, तो दूसरे वाला पहले आएगा और उसके बाद फर्स्ट वाला आएगा। ये हमें सिर्फ यहीं से पता चल गया। एक बार सेकंड वाला पढ़ लेते हैं कि वेटलैंड ऐसे पारिस्थितिकीय तंत्र हैं। अब इसके बारे में यहां बता दिया कि भाई ये ऐसे तंत्र हैं और इसका ये प्रभाव होता है। ठीक है, इसीलिए आपका जो सेकंड वाला वाक्य है वो आपका पहले आएगा, वन वाला वाक्य बाद में आएगा, और जो योजक है वो बीच में आपके दोनों वाक्यों को एक वाक्य में बांधने का काम करेगा। ठीक है, एक बार अब दूसरे वाला वाक्य पढ़ते हैं, देन उसके बाद कनेक्टर के साथ पहले वाला पढ़ेंगे कि वेटलैंड ऐसे पारिस्थितिकीय तंत्र हैं जो बाढ़ के दौरान जल के आधिक्य का अवशोषण कर लेते हैं, क्योंकि यह भूमि ऐसी होती है कि जब बाढ़ ज़्यादा आ जाती है तो ये पानी को अपने अंदर सोखने की क्षमता रखते हैं। इस तरह बाढ़ का पानी झीलों एवं तालाबों में एकत्र हो जाता है। झीलों का पानी बाढ़ का पानी झीलों और तालाबों में एकत्र हो जाता है, इसलिए मानव आवास वाले क्षेत्र जलमग्न होने से बच जाते हैं। या ताकि तो नहीं आएगा कि भाई एकत्र हो जाते हैं ताकि मानवीय आवास और जल क्षेत्र जलमग्न होने से बच जाते हैं, नहीं। अथवा तो वैसे भी नहीं आएगा। झीलों एवं तालाबों में पानी एकत्र हो जाता है जबकि मानवीय आवास वाले क्षेत्र जलमग्न होने से बच जाते हैं। दोस्तों इसका कहीं ना कहीं ये कारण है कि भाई वो झीलों में पानी चला गया जिसकी वजह से या जिसके कारण, जिससे, ऐसा कोई शब्द ये देखिए कि जबकि तो नहीं है, जिससे ये शब्द दिया है कि भाई जो आपका बाढ़ का जो पानी है वो झीलों एवं तालाबों में एकत्र हो जाता है, जिससे मानवीय आवास वाले क्षेत्र जलमग्न होने से बच जाते हैं। या जिसके कारण अगर होता तो यहाँ जिसके कारण भी आ सकता था, जिसकी वजह से भी आ सकता था। ठीक है गाइस, संयोगवश तो, अरे संयोगवश तो बाढ़ का पानी तो आएगा ही नहीं। संयोगवश तो वैसे भी आपका पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है। यहाँ तो वैसे भी कहीं ना कहीं नेगेटिव की बात हो रही है कि भाई अगर बाढ़ आती है तो उसका पानी झीलों में एकत्र हो जाता है, जिससे मानवीय आवास वाले क्षेत्र जलमग्न होने से बच जाते हैं। इतना ही नहीं, कार्बन अवशोषण व भूजल स्तर में वृद्धि जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन कर वेटलैंड पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान देते हैं। क्योंकि दोस्तों इनकी जो पानी सोखने की जो क्षमता होती है वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जैसे जो बाढ़ का पानी आएगा तो ये अपन अंदर बहुत जल्दी से और बहुत ज़्यादा पानी सोख सकते हैं, जिससे जो हमारा जो भूजल स्तर है उसको बैलेंस करने में ये जो वेटलैंड है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, एक अपना अहम योगदान देते हैं। इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि जितने भी जो भी वेटलैंड हैं, जो भी आपका ऐसे जो आर्द्र जो भूमि है, जो पानी वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर हमेशा पानी खड़ा रहता है, वहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा आपका प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं कि भाई इस दायरे के अंदर आपको खुदाई नहीं करनी है, आपको माइनिंग का काम नहीं करना। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो जो वेटलैंड्स है वो आपका जमीनी जो भूजल स्तर है और जो पर्यावरण है उसको बचाने में वो अपना एक अहम योगदान देते हैं। ठीक है, आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा हुआ कि भाई जो भी मतलब आपका वन्य जो एरिया जो है आपका, उसको क्या बोलते हैं, टाइगर रिजर्व वगैरह हैं, और भी जो भी इसी तरह के जो वेटलैंड्स जो हैं उनको बचाने में गवर्नमेंट इसी तरह रूल लगा देती है कि भाई ये जो वेटलैंड जो भूमि है, ये जो आर्द्र भूमि है, ये जो आपका नेशनल पार्क है, इस नेशनल पार्क के आसपास के इतने दायरे में आपको माइनिंग नहीं करनी है, इतने दायरे में आपको कोई भी खुदाई का काम, कोई भी वन कटाई का काम, ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पढ़िए एक बार, टाइम लीजिए। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं कि औद्योगिक विकास की अंधी घुड़दौड़ से उपजे जब इस असंतुलन का दायरा बहुत अधिक विस्तृत हो जाता है। इस असंतुलन का, कौन से असंतुलन का?
चलो आगे पढ़ते हैं। और अधिक विस्तृत हो जाता है तो यह तरह तरह के पर्यावरणीय प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाओं, अम्ल वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन परत के क्षय के कारण बनते हैं। प्रकृति काफी हद तक हमारी जरूरतों को पूरा करने और उससे उपजे आंशिक आंतरिक संतुलन की भरपाई करने में स्वयं समर्थ है। अब एक चीज देखिए गाइस, यहां पर प्रभाव बताया गया है कि औद्योगिक विकास की अंधी घुड़दौड़ से उपजे जब इस असंतुलन का दायरा बहुत अधिक विस्तृत हो जाता है तो यह तरह तरह के पर्यावरणीय प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाओं, अम्ल वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग तथा ओजोन परत के क्षय के कारण बनते हैं। लेकिन प्रकृति काफी हद तक अपनी जरूरतों को पूरा करने और उससे उपजे आंशिक आंतरिक संतुलन की भरपाई करने में स्वयं समर्थ है। अब दोस्तों यहां पर देखिए, इस संतुलन की बात कर रहा है। कौन सा संतुलन? ये यहां पर इसने दिया है कि आंशिक आंतरिक असंतुलन। तो इसीलिए जो 2 वाला वाक्य है वो पहले आएगा और जो 1 वाला वाक्य है वो बाद में आएगा। अब इसके बीच में कनेक्टर लगेगा। अब एक चलो पढ़ते हैं कि प्रकृति काफी हद तक हमारी जरूरतों को पूरा करने और उससे उपजे आंशिक आंतरिक असंतुलन की भरपाई करने में स्वयं समर्थ है। कि प्रकृति हमारी इस तरह से परमात्मा द्वारा, भगवान द्वारा बनाई गई है कि भाई बहुत सारे ऐसे नुकसान हैं जिनकी भरपाई वो खुद ही कर लेती है। लेकिन औद्योगिक विकास की अंधी घुड़दौड़ से उपजे जब इस असंतुलन का दायरा बहुत अधिक बढ़ जाता है, हालांकि जो थोड़ा बहुत असंतुलन अगर होता है तो प्रकृति उसे खुद ही बैलेंस कर देती है। लेकिन औद्योगिक विकास की अंधी घुड़दौड़ से उपजे जब इस असंतुलन का दायरा बहुत अधिक बढ़ जाता है तो यह ऐसी जो भी एक दिए गए हैं कि पर्यावरणीय प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं, अम्ल वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन परत के क्षय का कारण बनते हैं। एक ही ऑप्शन यहां दिया है लेकिन। ठीक है गाइस, क्योंकि यहां पर वो पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहा था कि भाई वो उस जो भी नुकसान हुआ है उसको नुकसान की भरपाई कर रही है, नुकसान को पूरा कर दे रही है। लेकिन यहाँ नेगेटिव की बात हो रही है। लेकिन जब ये असंतुलन का दायरा जब आपका बढ़ जाता है तो इस तरह की जो हरकतें वो आपको देखने को मिलती है कि अम्ल वर्षा है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे आजकल बाढ़ जब बहुत ज़्यादा आ रही है, देखें तो अगर गर्मी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ रही है तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, बाढ़ आ गई तो अगर बारिश आनी शुरू हो गई तो लगातार कई कई दिन बारिश होती रहती है, इस तरह। तो इसीलिए आपका एक ही आपका ऑप्शन आएगा लेकिन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं कि चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है, लेकिन उच्च सरकारी सब्सिडी वाली घरेलू कीमतों और बड़े पैमाने पर घरेलू खाद्य जरूरतों के कारण शायद ही कभी ज़्यादा अनाज निर्यात करता है। यहाँ किसकी जिक्र हो रही है? भारत की। कि भाई चीन के बाद हम दूसरे दुनिया में सबसे बड़े गेहूं उत्पादक हैं, लेकिन हमारी जो यहाँ की ज़रूरतें, हमारी देश की अपनी जो ज़रूरतें, हमारे यहाँ के जो गेहूं की कीमत है उसके कारण और घरेलू ज़रूरतों के कारण भाई हमारा बहुत ज़्यादा अनाज हमारे देश में ही यूज कर लिया जाता है और हम निर्यात बहुत ही कम करते हैं या कभी कभी हम निर्यात करते हैं। उसकी अत्यधिक मात्रा तो हमारे देश में ही प्रयोग कर ली जाती है। ठीक है, हालांकि पिछले 1 दशक में बेहतर बीज चयन और कृषि प्रबंधन ने इस साल देश को एक नई रिकॉर्ड फसल के लिए तैयार कर दिया था, जिससे निर्यात में तेजी का द्वार खुल गया। जैसे विश्व फसल बाजारों को अतिरिक्त आपूर्ति की आवश्यकता थी। अरे यार गाइस, ये मैंने ऑप्शन तो आपका यहीं दे दिया। चलिए पढ़ लेते हैं, कोई नहीं। यहां क्या दिया है कि भाई पहले चीन है सबसे नंबर 1 गेहूं उत्पादक में,
और उसके बाद भारत है। लेकिन हम यहाँ गेहूं तो बहुत ज़्यादा उत्पादन करते हैं, गेहूं का उत्पादन तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमारी हमारी जो घरेलू ज़रूरतें हैं और जो कीमतें हैं उसकी वजह से हम अपने गेहूं को ज़्यादा से ज़्यादा यहीं यूज कर लेते हैं और शायद ही कभी ज़्यादा अनाज निर्यात कर पाते हैं। जो हमारा जो ज़रूरत से बाहर का जो अनाज है, और उसके अलावा भी जो हम भंडारण करके रखते हैं, अनाज को स्टोर करके रखते हैं कि कहीं कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो उस समय देश के लिए ये अनाज काम आएगा, उसके एक्स्ट्रा जो अनाज बचा हुआ होगा हम उस अनाज को बाहर निर्यात करते हैं। जैसे अभी अगर हम एग्जाम्पल देखें, कोरोना काल में जब सब लोग घरों के अंदर थे तब हमें गवर्नमेंट द्वारा फ्री अनाज दिया जा रहा था, भले ही वो थोड़ा था, लेकिन दोस्तों अनाज तो हमें दिया ही जा रहा था। इसी वजह से गेहूं का जो अनाज का जो भंडारण है और भी चीज़ों का आपका भंडारण है वो इसीलिए किया जाता है कि भाई जब अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, अगर कोई युद्ध की सिचुएशन आ जाए कि जहां पर लोगों को सिर्फ कुछ ही समय के लिए घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी, तो वो वही होगा कि भाई अपने खाने की सामग्री वो लोग जुटा लें। तो वो जो खाने की जो सामग्री आएगी दोस्तों, वो सिर्फ आपका भंडारण से ही आएगी, जो गवर्नमेंट द्वारा जो उनका बड़े बड़े जो आपके स्टोर बनाए जाते हैं जहाँ पर गेहूं को रखा जाता है, और उससे एक्स्ट्रा जो बचता है उसी गेहूं का निर्यात करता है भारत। हालांकि पिछले एक दशक में हमने जो बीज का जो चयन है, जो गेहूं के जो बीज जो बोया जाता है उसका हमने बहुत बेहतरीन बीजों का हमने चयन किया, जिससे एक नए रिकॉर्ड बन रहे हैं फसल उगाने के। और अगर भाई फसल ज़्यादा होगी तो हमारी जो ज़रूरत है उसका पूरे होने के बाद भी अगर हमारी फसल ज़्यादा होगी तो हमारे लिए एक निर्यात का द्वार तेज़ी से खुल गया था, जिससे वैश्विक जो बाजार है उसकी हमें आपूर्ति करने का हमें मौका मिला, कि निर्यात का द्वार तेज़ी से खुल गया था। जैसे वैश्विक फसल बाजारों को अतिरिक्त आपूर्ति की आवश्यकता थी, तो हमने उस ज़रूरतों को पूरा भी किया। इसीलिए दोस्तों आपका यहाँ हालांकि आएगा, फिर भी नहीं आता, कि फिर भी हमने नए बीजों का चयन किया नहीं। इसलिए पिछले एक दशक में बेहतर बीज चयन और कृषि प्रबंधन ने इस साल के फसल के लिए तैयार किया था, इसलिए तैयार किया था। कंपैरिजन की बात कर रहा ना गाइज यहाँ पे, तो कंपैरिजन में इसलिए तो शब्द आएगा नहीं। यहाँ कंपैरिजन हो रहा कि भाई पहले ऐसा था अब ऐसा है, तो वहाँ तो इसलिए तो आएगा नहीं कि भाई ये कंपैरिजन ऐसा था इसलिए ये सेकंड वाला नहीं, अभी तो नहीं आ सकता, इसके बाद भी नहीं आता। हालांकि ही आपका एक शब्द है कि भाई पहले ऐसा हुआ था, हालांकि हमने बाद में इसमें बहुत सारे चेंज किए और उसकी वजह से हमें ये परिणाम देखने को मिला। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टाइम लीजिए दोस्तों। आई होप आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं। एशिया प्रशांत व्यापार पहल, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम। अभी दोस्तों करंट अफेयर्स, अगर वही मैं दोबारा उसी बात पर आ रहा हूं कि जब आप अभी कुछ दिन के अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़े होंगे तो उसमें इस वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। और आजकल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब भारत की जब छवि उभर कर आ रही है तो उसमें कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक रीजन का जिक्र हो ही रहा है, कि उसमें इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया बहुत ही बड़ा दावेदार है हर एक चीज़ के लिए। तो यहाँ भी वही हो रहा है कि एशिया प्रशांत व्यापार पहल का उद्देश्य एक आर्थिक दृष्टि की दिशा में काम करना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में, जो सभी लोगों के लिए एक हिंद प्रशांत के लिए दृष्टि प्रदान करेगा। जो स्वतंत्र और खुला, जुड़ा हुआ, समृद्ध, सुरक्षित और साथ में लचीला होगा, जहां हमारा आर्थिक विकास टिकाऊ और समावेशी है। दोस्तों यहाँ राइटर ये बात कहना चाह रहा है कि जो एशिया जो पैसिफिक रीजन है, गवर्नमेंट इस तरह अपने आप को वहाँ मतलब कि भाई प्रमोट कर रही है कि भाई आप कहीं से भी अगर निकले लेकिन आप एक बार हिंद और प्रशांत के एरिया में ज़रूर देखें, इंडो पैसिफिक रीजन की तरफ ज़रूर देखें, एशिया पैसिफिक और इंडो पैसिफिक, ठीक है ना। और हमने उस एरिया को कैसा बनाया है, बहुत ही स्वतंत्र, खुला, जुड़ा हुआ, समृद्ध, सुरक्षित और साथ में लचीला, कि भाई अगर कोई देश इस रीजन से जुड़ने के लिए या यहाँ फिर यहाँ से इस रीजन से गुजरने के लिए
कुछ रूल हमारे माने, कुछ रूल हम उनको, कुछ रूल में हम उनको छूट दे दे, इस तरह से लचीला कि भाई जो भी कंडीशन हो कंडीशन के अकॉर्डिंग वो अपना रोल प्ले करेगा। ठीक है। अब सेकंड वाला देखें कि समूह को स्थायी प्रभाव प्राप्त करने के लिए इंडो पैसिफिक को खुला और मुक्त रखने पर एकजुटता के साथ सर्वोत्तम तरीके से एक दूसरे को समृद्ध बनाने में कैसे मदद करनी है, इस पर बातचीत होनी चाहिए। अब दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि एशिया प्रशांत व्यापार पहल का उद्देश्य एक आर्थिक दृष्टि की दिशा में काम करना है। यहाँ उद्देश्य की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई उद्देश्य बनाया गया है तो गाइज उसके बाद में ही उसके कुछ कार्य प्रणाली तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर तो सिर्फ उद्देश्य बनाया गया कि हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए, और उसके बाद फिर रूल आएंगे कि भाई ऐसा करना चाहिए तो उसके लिए हमें ये स्टेप उठाने चाहिए। तो ये तो बात पक्की हो गई कि जो आपका पहले वाला सेंटेंस है वो पहले आएगा और दूसरे वाला बाद में आएगा, ये तो हमें पता चल गया। अब हमें देखना है कि इनमें से कनेक्टर कौन सा आएगा, कि यहाँ हमारा आर्थिक विकास टिकाऊ और समावेशी है, जैसे समूह को स्थायी प्रभाव प्राप्त करने के लिए नहीं, अर्थात इस समूह को स्थायी प्रभाव प्राप्त करने के लिए इंडो पैसिफिक को खुला और मुक्त रखने पर एकजुटता के साथ सर्वोत्तम तरीके से एक दूसरे को समृद्ध बनाने में कैसे मदद करनी है, इस बात पर चर्चा होनी चाहिए। ये आपका आ सकता है, यानी समूह को नहीं, यानी तो नहीं आएगा। समावेशी है कि दोस्तों, अगर की जब आता जब आपका यहाँ कोलम दिया होता, कोमा दिया होता, सॉरी, इसीलिए यहाँ पर की आता आपका, या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों अर्थार्थ के यहाँ पर आपके ज़्यादा चांसेस हैं। ज़्यादा चांसेस क्यों है, एक बार पढ़कर देखते हैं कि जो जो प्रशांत व्यापार पहल है उसका उद्देश्य है कि आर्थिक दृष्टि की दिशा में काम करना है, जिससे सभी लोगों के लिए ये हिंद प्रशांत के लिए दृष्टि प्रदान करेगा। जो क्या होगा, जो स्वतंत्र होगा, खुला हुआ होगा, हर एक हिस्से से जुड़ा हुआ होगा, समृद्ध होगा, सुरक्षित होगा और साथ में लचीला भी होगा। यहाँ हमारा आर्थिक विकास टिकाऊ होगा, समावेशी होगा, अर्थात समूह को स्थायी प्रभाव प्राप्त करने के लिए इंडो पैसिफिक को खुला और मुक्त रखने में जो एकजुटता है, इन पर हमें बातचीत करने की आवश्यकता है, या फिर इन पर बातचीत आपकी होनी चाहिए। तो दोस्तों यहां जो आपका ऑप्शन आएगा वो अर्थार्थ आएगा, कि भाई पहले बता दिया अर्थार्थ हमें इस एरिया में काम करने की जरूरत है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइज। टाइम लीजिए दोस्तों, एक बार कोशिश कीजिए पढ़ने की। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं कि नियमित विद्युत आपूर्ति जैसे कोल्ड चेन के लिए सहायक बुनियादी ढांचे द्वारा निभाई गई भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता है। इस संबंध में विशेष रूप से विद्युतीकरण में सुधार की आवश्यकता है, जिसके लिए सतत विकास को एकीकृत करने के लिए सौर चालित प्रौद्योगिकी की क्षमता का पता लगाया जाना चाहिए। ठीक है। छत्तीसगढ़ में नियमित बिजली कटौती के मुद्दे से निपटने के लिए 72% कार्यरत स्वास्थ्य केंद्रों को सोलराइज किया गया, कि औद्योगिक जो आपकी सौर चालित है उसको पता लगाया जाना चाहिए। और एक एग्जाम्पल के तौर पर इसने दिया है कि को सोलराइज किया गया, इसने सेवा प्रावधान में व्यवधान को कम कर दिया है और सेवाओं के उपयोग में वृद्धि हुई है। किसकी वजह से, जब बिजली आपूर्ति हो रही है, नियमित बिजली की जब आपूर्ति हो रही है, अगर हमें कटौती नहीं देखने को मिल रही है। अगर हम देखें कि सौर चालित प्रौद्योगिकी की क्षमता का पता लगाया जाना चाहिए, जब छत्तीसगढ़ में नहीं, ताकि छत्तीसगढ़ में, यद्यपि छत्तीसगढ़ में नियमित बिजली के उपयोग वृद्धि की है, या यही इस कारण तो नहीं आए दोस्तों। कारण की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही, यहाँ कहीं ना कहीं एग्जाम्पल की बात हो रही है कि भाई अगर सेवाओं में वृद्धि हुई है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि भाई पहले सोलराइज के बारे में बात हो रही थी, और उदाहरण के लिए एक हमें ट्रायल के लिए हम यहाँ पर सोलर इंस्टॉल किया है। अभी उसकी जो व्यवधान है वो बहुत हद तक कम हो गया है, और जो जितनी सेवाएं हैं जो
आपकी स्वास्थ्य केंद्र की जो सेवाएं, जो अस्पताल की जो सेवाएं हैं, उनमें वृद्धि देखने को मिली है। तो दोस्तों यहाँ एक ही आपका ऑप्शन है कि यहाँ उदाहरण दिया गया, यहाँ एग्जाम्पल दिया गया, यहाँ एक ट्रायल बेस पे, ट्रायल वर्जन की बात हो रही है। तो इसीलिए ये दोनों भी आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम दोनों वाक्यों को ध्यान से पढ़ें तभी हमें पता चलेगा कि भाई जो सेकंड वाला वाक्य है उसमें आपकी एक ट्रायल के बारे में बात हो रही है, उदाहरण के बारे में बात हो रही है। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आया होगा, पता चला होगा कि जब हम वाक्य को कनेक्ट करते हैं तो किस तरह हमें वाक्य को देखना होता है, और जो आपका जो कनेक्टर है वो कहाँ लगने वाला है। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि आपके वाक्य दूसरे वाला पहला आए, पहले वाला बाद में आए, उनके बीच में हमें जो कनेक्टर यूज करना होगा, पहले आपको वाक्य को ढूंढने होंगे, उसके बाद आपको कनेक्टर देखना होगा। नहीं तो दोस्तों आपको ये कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि जब आप वाक्य को पढ़ेंगे तो कनेक्टर कोई आएगा नहीं। और खासकर बैंकिंग में, अपने बैंकिंग में एक ऑप्शन आपको बहुत ही शान से एक ऑप्शन दिया जाता है कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आप दोस्तों धड़ल्ले से उस ऑप्शन को टिक कर देंगे, आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है गाइज, तो हर एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, वाक्य को ध्यान से पढ़िए, वहां कोशिश कीजिए कि आप पहले बता पाएं कि पहले कौन से वाला वाक्य आएगा, फिर बाद में कौन से वाला वाक्य आएगा, और उसके बीच में आप अपने योजक का यूज कीजिए, उसके बीच में आप अपने कनेक्टर का यूज कीजिए। ठीक है गाइज, यहाँ आप उत्तर देख सकते हैं, आपने आंसर देख सकते हैं। ठीक है, तो खत्म करते हैं आज की क्लास। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे फैमिली से जुड़िए, हमारे चैनल का हिस्सा बनिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों आप लाइक बटन पर प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ओपन है आपके लिए, आप वहां पर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, उनको बताइए कि हिंदी का फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चल रहा है। और दोस्तों वीडियो के लिए दोबारा माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मैंने 5 दिन पहले आप स्लाइड तैयार कर दी थी, लेकिन सिस्टम में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से मेरा सॉफ्टवेयर नहीं चल पा रहा था, जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं। दोस्तों पिछले 3-4 दिन से मेरी खुद भी पढ़ाई नहीं हो पाई है इसी वजह से, तो लेट वीडियो लाने के लिए दोस्तों फिर से माफ़ी चाहूँगा। और अगर आप कोई भी अपडेट, मोर अपडेट के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ढूंढ सकते हैं, बैंक अधिकारी, और लास्ट में देख लेना दोस्तों II लिखा हुआ है। ठीक है गाइस, तो ख़त्म करते हैं आज की क्लास। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।